हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो पीएम मोदी की रैली के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुरक्षा को लेकर चूक हुई है। आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या कमी हुई हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोग्राम क्या था। पीएम मोदी को भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला जाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ करना था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से 2 बार हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, चेक किया गया, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से जाना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला जाने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। हुसैनीवाला जाने का रास्ता लगभग 140 किलोमीटर था, जिसमें 2-2.5 घंटे का रास्ता था। सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएम की सिक्योरिटी के लिए क्या सिस्टम बनाया जाता है। तो पीएम की सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर में एसपीजी कमांडर होते हैं। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये फर्स्ट राउंड में पीएम को के घेरा बना के रखते हैं, पीएम को घेरे रहते हैं। दूसरे राउंड की सिक्योरिटी में पैरामिलिट्री होती है और तीसरे राउंड की सिक्योरिटी में उस राज्य की पुलिस होती है। और पुलिस के बाद चौथे राउंड में ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रखी जाती है। तो सिक्योरिटी में मेनली 3 तरह की सिक्योरिटी होती है। 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, जिसको भेदना आसान नहीं होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसपीजी कमांडर के पास एक बैग होता है जो पीएम के साथ में लेकर चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उस बैग के अंदर कोई सामान होता है। उसके अंदर कोई सामान नहीं होता है, बल्कि वह एक बुलेट प्रूफ बैग होता है जो डेंजर के वक्त, खतरे के समय खुल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से खुल जाता है और कहीं खतरा होता है तो पीएम के आगे लगा दिया जाता है, ताकि जिससे कि बुलेट पीएम के ऊपर असर ना कर सके। तो पीएम की सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल की होती है, जिसमें एसपीजी सारी जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। अब हम जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या क्या मिस्टेक हुई, क्या क्या गलतियां हुई, किस किस की गलती थी। तो सबसे पहली मिस्टेक हम शुरू करेंगे पंजाब पुलिस की तरफ से कि पंजाब पुलिस की तरफ से क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या मिस्टेक हुई। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली मिस्टेक को कोई रोक ले कि जो भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला जाने का रास्ता लगभग 140 किलोमीटर रास्ता था, जिसको तय करने में लगभग 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता। इतने लंबे रास्ते के लिए जब एसपीजी ने पंजाब पुलिस से क्लियरेंस मांगा तो पंजाब पुलिस ने 3 घंटे में ही क्लियरेंस दे दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जो रास्ता ऑलरेडी 2 से 2.5 घंटे का रास्ता, जिसको तय करने में इतना समय लगता है, उसका क्लियरेंस सिर्फ 3 घंटे में दे दिया। यहाँ पर एसपीजी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं की। एसपीजी को आपत्ति करनी चाहिए थी कि इतने लंबे रास्ते का क्लियरेंस 3 घंटे में कैसे दे दिया। दूसरी गलती हम देखते हैं कि पीएम की सिक्योरिटी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। तो पीएम की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पंजाब पुलिस के डीजीपी का मौजूद रहना ज़रूरी था। पंजाब पुलिस के डीजीपी पीएम की सिक्योरिटी में मौजूद नहीं थे। अब हम देखते हैं कि तीसरी मिस्टेक क्या हुई, तीसरी गलती क्या हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी किसी मिनिस्टर का काफ़िला जाता है, किसी वीआईपी का काफ़िला जाता है, तो उस काफ़िले के आगे 10-15 गाड़ियाँ पायलट गाड़ियाँ होती हैं, जो रास्ता क्लियर करने के लिए होती है। जो वीआईपी का काफ़िला होता है, उस काफ़िले से 3-4 किलोमीटर आगे एक पायलट काफ़िला चलता है, वो जो चेक करता है कि रास्ता क्लियर है या नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके आगे एक बाइकर होता है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी होती है। वो वायरलेस के ज़रिए ये बताते हैं, पीछे बताते हुए चलते हैं कि आगे रास्ता क्लियर है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। जब अगला पायलट काफ़िला जब पीछे वाले मेन काफ़िले को क्लियरेंस देता है, उसी के साथ साथ काफ़िला आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लाईओवर पर पहुँचने के बाद अचानक से पीएम का काफ़िला रुक जाता है। पायलट काफ़िला है वो या तो इन्फॉर्मेशन गलत देता है या उससे कोई चूक होती है। आखिर ये कैसे हो जाता है? पीएम का काफ़िला प्रदर्शनकारियों से महज कुछ दूरी पर आकर रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि एसपीजी की क्या मिस्टेक रही। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, एसपीजी ने पीएम को फ्लाईओवर के ऊपर रोक दिया। आखिर ये कैसे मुमकिन है
क्या एसपीजी जिसके पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी का जिम्मा हो वो पीएम को एक फ्लाईओवर के ऊपर रोक दे? फ्लाईओवर का रास्ता आगे बंद था तो एसपीजी को ये करना चाहिए था कि पीछे हट जाना चाहिए था, क्योंकि फ्लाईओवर पर रोकना कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। अगर ऐसा हो जाता कि प्रदर्शनकारी पीछे रास्ते को ब्लॉक कर देते तो फिर क्या किया जाता? और जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस जगह से पाकिस्तान की सीमा भी महज 10-15 किलोमीटर की दूरी पर थी, और हम देखते ही रहते हैं कि वहाँ ड्रोन से हमले होते ही रहते हैं। ऐसे फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को रोकना एसपीजी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगर आगे रास्ता बंद ही था तो थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए था, ताकि मेन रोड पर आकर रुकना चाहिए था, ताकि अगर वापसी भी जाया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती हम देखते हैं कि एसपीजी ने 20 मिनट तक लगभग फ्लाईओवर पर पीएम को रोके रखा। अगर आगे रास्ता बंद ही था तो 2-4 मिनट में एसपीजी को डिसीजन लेना चाहिए था। इतनी देर कैसे लगा दी कि 20 मिनट तक देश का पीएम एक फ्लाईओवर पर खड़ा है? अगर किसी नीचे से डायनामाइट लगाकर अगर उसको उड़ा दिया होता तब क्या होता? तो एसपीजी को 20 मिनट तक या लगभग आधे घंटे तक पीएम को नहीं रोकना था, उसको तुरंत डिसीजन लेकर वापस आना था। और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये कि जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी का समर्थक बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर पीएम की गाड़ी के नज़दीक तक पहुंच जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? एसपीजी ने उसको कैसे वहां तक आने दिया? भले ही वो बीजेपी का झंडा लेकर आ रहा है, लेकिन हम ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो बीजेपी का समर्थक ही है? वो बीजेपी के समर्थक के रूप में कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है जो आकर पीएम पर हमला भी कर सकता है। तो एसपीजी ने कैसे उसको गाड़ी के इतने पास तक जाने दिया? और वो जो इलाका था जहाँ पर पीएम की रैली होनी थी वो मालवा का इलाका था, वो प्रदर्शनकारियों का हॉट स्पॉट बना हुआ था। तो खुफिया विभाग के पास ये जानकारी कैसे नहीं पहुंची कि वहाँ पर प्रदर्शनकारी रास्ते को बंद करने वाले हैं? तो खुफिया विभाग का भी बहुत बड़ा फेलर है ये। खुफिया विभाग को ये जानकारी देनी चाहिए थी, ये पता लगाना चाहिए था कि वहाँ पर प्रदर्शनकारी ऐसा कुछ करने वाले हैं। उसके बाद पीएम मोदी भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के अधिकारियों से कहते हैं कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट ज़िंदा वापस लौट आया। सबसे पहले तो इस पर सवाल खड़े होते हैं कि ये किन अधिकारियों से कहा गया? इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये पता नहीं चला है कि पीएम ने ये शब्द किससे कहे, किस अधिकारी से कहे, और उस अधिकारी ने ये संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। लेकिन अगर ये बात सच है, अगर पीएम ने ऐसा कहा है, तो ये सोचने वाली बात है, ये गंभीर चिंता करने वाली बात है कि देश के पीएम को ऐसा कहना पड़ रहा है। इससे हमारे देश की जो छवि है, अगर ये बात विदेशी मीडिया में पहुंचेगी तो वहाँ पर भारत की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि अगर देश का पीएम ये कह रहा है कि मैं अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट पर ज़िंदा वापस लौट आया, तो इसका मतलब कि देश में अगर पीएम सुरक्षित नहीं है तो जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं, जो विदेशी राष्ट्रपति हैं या जो विदेशी प्रधानमंत्री हैं, वो देश में आने से डरेंगे ही। विदेशी मीडिया में भारत की छवि खराब होगी। और दूसरी बात कि जब देश का पीएम ऐसा स्टेटमेंट देता है कि मैं एयरपोर्ट तक ज़िंदा वापस लौट आया, तो जिस देश में पीएम की सिक्योरिटी पर 50 करोड़ रुपए मंथली खर्च होते हैं, लगभग 2 करोड़ डेली खर्च होते हैं, तो उस देश का पीएम अगर ऐसे बोल रहा है, उस देश में आम आदमी की क्या कंडीशन होगी, उसकी सुरक्षा पर कितने सवाल उठेंगे, ये भी एक सवाल बनता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2015 में यही पीएम मोदी बिना बताए हुए हमारे पड़ोसी देश, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी में। हमारा देश का पीएम, यही पीएम मोदी बिना बताए हुए चले गए थे जिस देश से हमारे इतने ख़राब रिश्ते हैं, जिससे हमारा झगड़े चलते रहते हैं, और वो भी पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी पाकिस्तान जाते हैं। तब पाकिस्तान आने के बाद यही पीएम ये नहीं कहते हैं कि शुक्र है कि मैं ज़िंदा वापस लौट आया। कि पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी कहीं जाम में फंसे हैं। 2017 में भी जब नोएडा में भी ऐसे ही एक बार पीएम मोदी का काफ़िला फंस चुका था, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी की गाड़ी भीड़ से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर भी पीएम मोदी ने ये नहीं कहा कि मैं शुक्र है कि मैं ज़िंदा वापस लौट आया। और 2018 में भी 2 बार पीएम मोदी का काफ़िला भीड़ में फंसा है, रोड जाम में फंसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नितिन गडकरी और पीएम मोदी
भीड़ से कुछ ही दूरी पर हैं, उनकी गाड़ी के पास ही भीड़ इकट्ठा हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कहा कि मैं ज़िंदा वापस लौट आया। लेकिन यहाँ पर क्यों कहा? तो जैसा कि हमें अंदेशा हो रहा है कि पंजाब में इलेक्शन करीब हैं और इलेक्शन का फ़ायदा मिल जाएगा। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये इलेक्शन के लिए बवाल नहीं हो। तो सबसे अच्छा सजेशन यही है कि देश के लिए एक राष्ट्र और एक चुनाव लाया जाए, चाहे वो सीएम के चुनाव हों, चाहे वो पीएम के चुनाव हों, जितने भी चुनाव हों वो एक साथ करा लिए जाएं। एक बार में करा लिए जाएं तो बार बार ये मुद्दे नहीं उठेंगे। इससे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा जो होगा वो यही होगा कि राज्यों के चुनाव में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जो ये चुनाव का खर्च बचेगा, जो देश की तरक्की के काम में आएगा, देश के विकास के काम में आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस मुद्दे पर बहुत से लोगों के बयान आए हैं, विपक्ष के भी बयान आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन 700 लोग ही आए। इसी वजह से पीएम मोदी ने अपनी रैली को रद्द कर दिया। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि ये पीएम की हत्या की साजिश थी। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस की दुश्मनी मोदी से है और वो बदला देश के पीएम से लेना चाहती है। ये पीएम मोदी की हत्या की साजिश थी जो ठीक नहीं है। ये सब कुछ राजनीति है। राजनीति में ये बयान आते ही रहते हैं, पक्ष विपक्ष चलता ही रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरे क्या विकल्प थे। तो जैसा कि इससे पहले भी पीएम मोदी ने रुद्रपुर की रैली हो या बहराइच की रैली हो, उसको फ़ोन से संबोधित किया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हुसैनीवाला की रैली को भी फ़ोन से संबोधित किया जाता और इतना ख़तरा नहीं उठाया जाता, तो ये बवाल नहीं होता। अब हम इसके बाद देखते हैं कि आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि जो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, उसमें जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर ली है, उस पर सुनवाई भी की है। उसने सुनवाई में ये कहा है कि जो पंजाब सरकार ने जांच कमेटी बनाई है उसको भी उस पर भी रोक लगा दी है। और एक कमेटी गृह मंत्रालय ने बनाई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपनी एक कमेटी बनाएंगे, वो इस सारे मुद्दे की जांच करेगी और जो दोषी होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि इसमें जिसकी जो गलतियाँ थी उनको सज़ा मिलनी चाहिए और आगे से ऐसी गलती ना हो, इसके बारे में प्रयास होने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।